स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। पिछली क्लासेज में हम कक्षा 12 की कुछ पोइम्स को हम पढ़ चुके हैं। आज हम कक्षा 12 की कुछ नई जो हमारी पोइम है उसमें द 7 एज ऑफ मैन, व्यक्ति की 7 अवस्थाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनके ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके ऑथर का नाम है विलियम शेक्सपियर, जिनका नाम ही काफ़ी है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा अगर योगदान दिया जाता है तो वो विलियम शेक्सपियर का माना जाता है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में, इनकी मृत्यु 1616 में। इंग्लिश पोइट हैं, साथ ही साथ नाटककार है। प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार हैं ये। इसके अलावा एक्टर भी है और ड्रामाटिस्ट का मतलब नाटककार हो गए, है ना। ही इज ऑफन कॉल्ड द बर्ड ऑफ एवॉन, इन्हें एक उपाधि भी दी गई है बर्ड ऑफ एवॉन की। इनकी रचनाओं में मुख्यतः शामिल है 38 प्लेज यानी कि 38 तो नाटक हैं, 154 सोनेट्स है उसमें, और साथ ही साथ 2 लंबी वर्णनात्मक कविताएं भी हैं। उनके नाटकों में, उनके जो नाटक है उनका मुख्य रूप से आधुनिक जो भाषाएं हैं, हमारे पास बहुत सारी भाषा हो सकती हैं, जैसे हिंदी भी है और दूसरी जैसे दूसरे देशों की जो भाषा है उनमें इनके नाटकों का अनुवाद भी किया गया है और इन्हें पूरे संसार के ऊपर परफॉर्म भी किया जाता है। शेक्सपियर ने ज़्यादातर जो उनकी रचनाएं हैं वो 1589 से लेकर के 1613 के बीच में की। उनके जो नाटक है उनमें से मुख्यतः उनके कुछ कॉमेडीज़ है, हास्यप्रद नाटक हो सकते हैं। इसके अलावा इतिहास की कुछ बातें हैं, ट्रेजेडी यानी कि दुखांत नाटक भी हैं, और ट्रेजिक कॉमेडी यानी कुछ दुखांत और सुखांत दोनों प्रकार के नाटक भी है। उनके नाटकों में बात करें तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, और इसके अलावा एज यू लाइक इट, ये कुछ इनके नाटक रहे हैं। और साथ ही साथ द मर्चेंट ऑफ वेनिस उनकी फेमस कृति हैं। ये कुछ इनकी नाटक हैं, इनके प्लेज हैं जिनमें नाम दिया जा रहा है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ और एज यू लाइक इट। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये उनके कुछ सबसे अच्छे नाटकों में से हैं। और ये जो हमारी कविता है इज ए मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है एकालाप। ये जो कविता है बड़े एक एकालाप है जो कहाँ से ली गई है, शेक्सपियर की कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक प्ले है, नाटक है, इसमें से इस पोइम को लिया गया है। और यह जो नाटक है, यह जो कविता है, इट इज़ स्पोकन बाय मेलंकली जैक्स, ये मेलंकली जैक्स जो है उनके द्वारा बोली गई हैं। और कवि के अनुसार ये कहता है कि जो आदमी है वो उसकी अवस्थाओं को 7 भागों में बांटा जा सकता है। द पोइट्स अकॉर्डिंग टू द पोइट्स मैंस लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 एज, कि आदमी के जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कौन कौन से 7 अवस्थाएं बताई गई है। इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालोन एंड ओल्ड एज, ये 7 अवस्थाएं हैं जिनमें सबसे फर्स्ट है इन्फेंट। इसके अलावा स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस है, पेंटालोन है और ओल्ड एज, ये 7 अवस्थाएं हैं। इनके बारे में हम इस पोइम में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन क्वेटेड मोनोलॉग रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर का मतलब है कि एक कह सकते हैं इनमें जो बलाघात होते हैं यानी कि संकेत जो होते हैं जिसमें 5-5 की बलाघात लग के आते हैं वो आइएम्बिक पेंटामीटर कहलाता है। ये लिटरेचर के बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे, बहुत सारे लेखकों से लेकर के, चाहे वो पाइथागोरस से लेकर के आज के जो लेखक है उन तक, ये इन सभियों ने जो हमारा संसार है इसको तुलना की है किससे, एक स्टेज से। पाइथागोरस से लेकर के आज तक के जो भी हमारे पास इतने सारे कवि हुए हैं, इतने सारे लेखक हुए हैं, ये सभी हमें इस संसार की तुलना करते हैं एक स्टेज के साथ में। तो यहाँ भी विलियम शेक्सपियर ने इस पूरे संसार को एक रंगमंच माना है, एक स्टेज माना है, उसी के ऊपर हमारी ये पोइम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोइम, जिसका नाम है द 7 एज ऑफ ए मैन, एक आदमी की 7 अवस्थाएँ, कि आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है, उनकी 7 अवस्थाएं क्या क्या है। स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी पोइम। ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज, कवि कहता है कि ऑल द वर्ल्ड, ये जो सारा संसार है, इज ए स्टेज, ये क्या है, एक रंगमंच है। कवि कहता है कि जो सारा संसार है वो एक रंगमंच है। एंड और ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, कि सारे जो लोग हैं, सारे जो व्यक्ति हैं, सारी जो औरतें हैं, मेयरली प्लेयर्स, वो केवल और केवल क्या है, प्लेयर्स है। प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी हैं। प्लेयर्स का मतलब क्या हो गया, खिलाड़ी, ये कह सकते हैं रोल अदा करने वाले हैं। कि ये जो संसार है ये पूरा एक रंगमंच है, एक स्टेज है,
और ये सभी व्यक्ति और जो औरतें हैं ये सभी क्या हैं, अभिनेता है, यानी कि प्लेयर्स हैं, अभिनय करने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज, उनका इस संसार में प्रवेश भी होता है और साथ साथ ये प्रस्थान भी कर जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, एग्जिट्स का मतलब होता है प्रस्थान, एंड देयर एंट्रेंस, और एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, कि उनका इस संसार में आगमन भी होता है और इनका इन संसार में से प्रस्थान भी होता है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज, एंट्रेंसेज का मतलब क्या हो गया, प्रवेश, एग्जिट का मतलब प्रस्थान, की उनका यहाँ पर आगमन भी होता है, साथ ही साथ उनका यहाँ के बाद वो चले भी जाते हैं। तो लोग आते हैं, अपना रोल निभाते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। एंड और वन टाइम इन इज लाइफ, एक व्यक्ति अपने पूरे समय में, अपने जीवन काल में प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारे जो पार्ट्स है, बहुत सारे जो रोल है वो निभाता है। प्ले का मतलब निभाना, कि एक व्यक्ति जो है उसके जीवन काल में बहुत सारे रोल निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एज, उसके जो कार्य है उनको 7 अवस्थाओं में बताया गया है। उनके जो कार्य है उनको 7 अवस्थाओं में बताया गया है। 7 अवस्थाएं कौन कौन सी है उनके बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट है, उसमें बताया गया है एट फर्स्ट द इन्फांट, पहली जो अवस्था का नाम है वो क्या है, इन्फांट। इन्फांट का मतलब नवजात शिशु, यानी कि फर्स्ट जो अवस्था कौन सी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, बिल्कुल छोटा होता है, नवजात शिशु होती है, वो अवस्था पहली अवस्था। तो एट फर्स्ट द इन्फेंट की पहली अवस्था कौन सी होती है, नवजात शिशु की अवस्था होती है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, और क्या होता है उस समय पर कि वो जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है रोते हुए, मिमियाते हुए वो जो बच्चा होता है, इसके साथ साथ पकिंग, पकिंग होता है उल्टी करते हुए, इन द नर्स आर्म, नर्स का मतलब हो गया जो नर्स होती है, धाय होती है उसकी भुजाओं में, कि जो पहली अवस्था है उसका नाम है शिशु की अवस्था, यानी शैशव अवस्था। इसमें क्या होता है, जिसमें वह धाय की जो यानी कि नर्स होती है, धाय जो होती है उसकी भुजाओं में वो जो बच्चा होता है वो रोता हुआ, म्यूइंग का मतलब क्या होता है, रोता हुआ या मिमियाता हुआ। इसके अलावा पकिंग, पकिंग का मतलब होता है उल्टी करते हुए, किसकी भुजाओं में होता है वो, धाय, उनकी उस जो नर्स होती है उसकी भुजाओं में वो होता है। तो पहली अवस्था का नाम कौन सी हो गया, शैशव अवस्था, यानी कि नवजात शिशु की अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो अपने धाय की भुजाओं में रोते हुए, या कह सकते हैं मिमियाते हुए और उल्टी करते हुए अपनी धाय की भुजाओं में वो होता है। देन द वीनिंग स्कूल बॉय, इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, स्कूल बॉय। स्कूल बॉय का मतलब स्कूल जानता है वह लड़का, तो दूसरी अवस्था का नाम है स्कूल बॉय अवस्था। स्कूल बॉय का मतलब स्कूल जाते हुए लड़की की अवस्था, वो दूसरी अवस्था है इसमें। विद हिज सैचल, सैचल, सैचल का मतलब होता है छोटा थैला। अब बच्चा जब वो स्कूल जाएगा तो किसको लेके जाएगा, अपने छोटे से बस्ते को, छोटे से थैले को साथ ले जाता हुआ। एंड शाइनिंग, और कैसे जाता है, चमकते हुए सूर्य का चेहरा, यानी कि सूर्य के जैसे चमकते हुए चेहरे के साथ में वो कहाँ जाता है, छोटे बच्चे, छोटे थैले के साथ में स्कूल जाता है। और कैसा जाता है, हाइनिंग, हाइनिंग का मतलब होता है शिकायत करते हुए। हाइनिंग का मतलब कैसे कैसे जाता है स्कूल भी, वो शिकायत करते हुए कि वो पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से शिकायत करते हुए। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, इसके बाद दूसरी जो अवस्था है वो है शिकायत करता हुआ स्कूल जाता है वो बच्चा। विद हिज सैचल, अपने छोटे से थैले के साथ में। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो चेहरा होता है बड़ा सूर्य की सुबह की तरह चमकता हुआ होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन वो ध्यान से सुनना, क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब रेंगते हुए जाता है। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, रेंगते हुए जाता है। लाइक स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंघे की तरह। अभी घोंघा क्या होता है, आपने बारिश के दिनों में देखा होगा, एक छोटा सा कीड़ा होता है जो धीरे धीरे चलता है और फिर बाद में जब उसको सिमटना होता है तो इस प्रकार से आवरण बना लेता है वो अपना। तो इस प्रकार का जब वो आवरण बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा घोंघा। तो उस घोंघे की तरह बिल्कुल रेंगते हुए वो चलता है जब वो सुबह स्कूल जाता है। तो स्कूल जाते वक्त उसका चमकता हुआ सुबह की तरह चमकता हुआ चेहरा, लेकिन जब स्कूल जाता है तो बिल्कुल घोंघे की तरह रेंगता हुआ जाता है और शिकायत करता हो जाता है अपने छोटे से बस्ते के साथ, छोटे से थैले के साथ। अनविलिंगली टू स्कूल, जो भी अनिच्छा से ही स्कूल जाता है। तो दूसरी अवस्था का नाम क्या हुआ हमारी,
कि वो स्कूल जाते हुए लड़के की अवस्था, जिसमें वह सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ में शिकायत करता हुआ, आनाकानी करता हुआ, अपना छोटा सा थैला लिए हुए और घोंगे के समान धीमी गति से रेंगता हुआ स्कूल की ओर अपनी बिना किसी इच्छा के वो जाता है। आपको पता ही होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिना किसी इच्छा के जाते हैं कि पापा आज तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी आज तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उस समय पर घटित होती है। तो दूसरी अवस्था जो है वो है स्कूल जाते हुए लड़के की अवस्था। इसमें वो बच्चा जो है शिकायत करते हुए अपने छोटे से थैले के साथ चमकती हुई जो सुबह उसके चेहरे जैसा बनाते हुए घोंगे की तरह रेंगते हुए बिना इच्छा के ही वो स्कूल जाता है। एंड देन द लवर, और इसके बाद थर्ड स्टेज कौन सी आ गई इसमें, लवर, प्रेम की अवस्था, प्रेमी की अवस्था। जब व्यक्ति किसमें आ जाता है, प्रेम करने लग जाता है, प्रेमी की अवस्था हो जाती है थर्ड वाली। इसमें क्या होता है, शाइंग लाइक फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है गरम भट्टी। क्या होता है फर्नेस का मतलब, गरम भट्टी। और साई का मतलब होता है आहें भरना। तो गरम भट्टी की तरह आहें भरता है। जब व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है, जब प्रेम की अवस्था होती है, तब वह गरम भट्टी के समान आहें भरता है। विद ए वोफुल बैलड, वोफुल का मतलब होता है दर्द भरे, और बैलड का मतलब होता है गीत। और क्या करता है वो, दर्द भरे गीतों की रचना करता है। किसके लिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा में। आईब्रो का मतलब क्या होता है, भौं, और मिस्ट्रेस का मतलब है प्रेमिका। तो अपनी प्रेमिका की जो भौहें हैं उनकी प्रशंसा में वो दर्द भरे जो गीत है वो उनका निर्माण करता है। वो कहता है देन ए सोल्जर, उसके बाद किसकी अवस्था आ जाती है, फोर्थ अवस्था इसमें सोल्जर की अवस्था। सोल्जर का मतलब जो व्यक्ति क्या बन जाता है, सैनिक। देन ए सोल्जर, फिर चौथी अवस्था का नाम है सैनिक की अवस्था। और ये सैनिक की अवस्था कैसे होती है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब अजीब, अजीबो गरीब जो ओथ्स है, ओथ्स का मतलब कस्में या शपथ। तो अजीबो गरीब जो सब कस्में हैं, अजीबो गरीब जो शपथ है वो ले लेता है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और तेंदुए की जैसी क्या हो जाती है उसके दाढ़ी। बियर्ड का मतलब क्या होता है, दाढ़ी, और पार्ड का मतलब तेंदुआ। तो तेंदुए के जैसी उसकी दाढ़ी आ जाती है। तो चौथी अवस्था का नाम है सैनिक की अवस्था। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अजीबोगरीब तो कस्में खाने लग जाता है, अजीबोगरीब शपथ कर संकल्प कर लेता है, और उसकी जो दाढ़ियाँ होती है वो किसकी जैसी हो जाती है, तेंदुए की जैसी। पार्ड का मतलब तेंदुआ। और कैसा होता है वो, जीलस इन हॉनर, सम्मान के प्रति बड़ा जीलस हो जाता है, बड़ा ईर्ष्यालु बन जाता है। सम्मान की जहाँ बात आती है, सम्मान के मामले में बड़ा जीलस हो जाता है। जीलस का मतलब ईर्ष्यालु। इसके अलावा सडन एंड क्विकन इन क्वेरल, और झगड़ने में, क्वेरल का मतलब लड़ाई झगड़े की जब बात आ जाती है तो वो सडन हो जाता है। सडन मतलब त्वरित हो जाता है, और क्विक का मतलब तेज हो जाता है। यानी कि जब कभी लड़ाई की बात होती है तो लड़ाई के मामले में वो बिल्कुल हमेशा तत्पर रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और क्या करता है वो, सीकिंग तलाश करता रहता है द बबल रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, और वो प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है, चाहे से वो प्रतिष्ठा बबल ही क्यों नहीं हो। बबल का मतलब होता है बुलबुला, बुलबुले के समान, यानी कि क्षणभंगुर की। जो चौथी अवस्था का नाम दिया है यहाँ पर सैनिक की अवस्था। सैनिक की अवस्था कैसी होती है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ्स, यानी कि अजीबोगरीब जो संकल्प है उनसे भरा होता है। बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए की जैसी दाढ़ियाँ होती हैं। फुल जीलस इन ऑनर, सम्मान के मामले में बड़ा ईर्ष्यालु होता है वो। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और झगड़े में वो हमेशा तैयार होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और क्षणभंगुर प्रतिष्ठा के लिए वो तत्पर रहता है। बबल का मतलब क्या होता है, क्षणभंगुर कह सकते हैं, बुलबुले की जैसी क्षणभंगुर जो होती है, यानी कि वो प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो प्रतिष्ठा बुलबुले के जैसी ही क्यों नहीं हो, क्षणभंगुर ही क्यों नहीं हो। इवन इन द कैनन्स माउथ, और इसके लिए वह यहाँ तक कि तोप के मुंह में भी जाने को तैयार होता है। कैनन का मतलब क्या होता है, तोप। उस छोटी सी प्रतिष्ठा के लिए, नाम मात्र की प्रतिष्ठा के लिए वो व्यक्ति जो है उस समय पर तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो चौथी अवस्था का नाम क्या हुआ, सैनिक की अवस्था। ये बड़ी अजीबोगरीब संकल्प से भरी होती है। इसमें तेंदुए की जैसी दाढ़ी हो जाती है, और लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा वो तैयार रहता है।
और थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए, चाहे वो प्रतिष्ठा क्षणभंगुर ही क्यों नहीं हो, बुलबुले के समान ही क्यों नहीं हो, उसके लिए भी वह तोप के मुंह में भी जाने को तैयार हो जाता है। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद जो नेक्स्ट अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्यायाधीश की अवस्था। तो अब तक अपन ने कितनी अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। पहले ही हमारी इन्फेंट, सेकंड है स्कूल बॉय, थर्ड है लवर, एंड फोर्थ ही सोल्जर, एंड फिफ्थ अब की बार जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्यायाधीश की अवस्था। न्यायाधीश की अवस्था में क्या होता है, इन फेयर राउंड बेली। फेयर राउंड बेली का मतलब है बिल्कुल गोल मटोल, बेली का मतलब होता है पेट या तोंद, यानी कि न्यायाधीश कैसा होता है, बिल्कुल गोल मटोल। फेयर राउंड का मतलब क्या होता है, गोल मटोल, और बेली का मतलब होता है पेट या तोंद। तो उस समय पर वो व्यक्ति कैसा होता है, पेट या तोंद। तो व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल गोल मटोल, तोंद वाला, और विथ ए गुड कैपन लाइड। कैपन लाइड, कैपन का मतलब होता है नर चूजे, यानी कि नर चूजों का मतलब है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं किसके, मुर्गी के, उन बच्चों का जो मांस है वो लाइन लाइन का मतलब होता है भरा हुआ। भरा हुआ होता है किसमें, उसके पेट में। उसके पेट में छोटे छोटे जो नर चूजे होते हैं उनका मांस भरा होता है, और बिल्कुल गोल मटोल तोंद वाला व्यक्ति होता है कौन, न्यायाधीश। फिफ्थ एज में क्या बन जाता है वो, न्यायाधीश। और न्यायाधीश बनने पर क्या बताया गया है कि वो बिल्कुल गोल मटोल तोंद वाला होता है, और उसके पेट में क्या भरा होता है, नर चूजों का मांस। लाइन का मतलब होता है भरा हुआ, और कैपन का मतलब होता है नर चूजे। तो लाइन का मतलब तो हो गया भरा हुआ, और कैपन का मतलब हो गया नर चूजे। तो नर चूजों का जो भरा हुआ मांस है उसके पेट के अंदर भरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है विथ आइज सेवेयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट है, और उसकी जो आंखें होती है बड़ी कठोर और तीक्ष्ण होती है। सेवेयर का मतलब क्या होता है, कठोर एवं तीक्ष्ण। उसकी जो आंखें होती है वह कठोर व तीक्ष्ण होती है, और साथ ही साथ उसकी जो बियर्डेड, बियर्ड का मतलब दाढ़ी जो होती है बड़ी फॉर्मल कट में होती है। बड़ी फॉर्मल कट मतलब उपयुक्त तरीके से एक आकार दी होती है, जैसे आजकल अपन नहीं करा लेते फ्रेंच कट वगैरह, उस प्रकार से उसकी जो दाढ़ी होती है वो बड़ी फॉर्मल कट में होती है। फॉर्मल कट का मतलब ठीक प्रकार से उसको सजाई गई जो दाढ़ी होती है, वैसी दाढ़ी न्यायाधीश की होती है। और वो जो व्यक्ति होता है न्यायाधीश, फुल ऑफ वाइज साज। साज का मतलब होता है कहावतें। साज का मतलब क्या होता है, कहावतें। और से वाइज का मतलब बुद्धिमानपूर्ण, यानी बुद्धिमत्तापूर्ण जो कहावतें हैं वो कहता रहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस है, और आधुनिक जो उदाहरण है, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, और इंस्टेंस का मतलब उदाहरण, और जो आधुनिक उदाहरण है उनके बारे वो सभी बताता रहता है। एंड सो, और इस प्रकार से ही प्लेज इस पार्ट, वह अपना रोल जो है वो निभाता है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ एज थी, फिफ्थ जो एज थी वो थी एक जस्टिस की। इसमें व्यक्ति जो होता है बिल्कुल गोल मटोल तोंद वाला होता है, उसके पेट में नर चूजों का मांस भरा होता है, उसकी जो आंखें होती है बड़ी कठोर व तीक्ष्ण होती है, उसकी जो दाढ़ी होती है वो बिल्कुल फॉर्मल कट की होती है। फॉर्मल कट का मतलब उपयुक्त प्रकार से डिजाइनिंग की हुई उसकी दाढ़ी होती है, और वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता रहता है, आधुनिक उदाहरणों का प्रयोग करता रहता है, और इस प्रकार से वो अपने रोल को निभाता है। द सिक्स एज शिफ्ट इन टू द क्लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। अब जो छठी अवस्था है, ये छठी अवस्था शिफ्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है किसमें, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। लीन का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला लीन का मतलब। एंड स्लीपर्ड, स्लीपर्ड का मतलब होता है चप्पलें पहना हुआ। स्लीपर यानी कि चप्पलें, तो चप्पलें पहना हुआ पेंटालून व्यक्ति होता है। अभी पेंटालून कैसे होता है, पेंटालून ऐसा व्यक्ति होता है बिल्कुल झुका हुआ सा होता है, उसको चलने फिरने में छड़ी की सहारा लेनी पड़ती है, उसकी चमड़ी लटकी हुई होती है। तो इस प्रकार का व्यक्ति होता है एक दुबला पतला सा, वो क्या कहलाता है, पेंटालून। तो सिक्स जो एज है वो शिफ्ट हो जाती है किसमें, दुबले पतले और चप्पलें पहने हुए पेंटालून व्यक्ति में। तो छठी एज का नाम क्या हुआ है, पेंटालून व्यक्ति। और इसमें क्या होता है, विद स्पेक्चल्स ऑन नोज, उसकी नाक के ऊपर मोटा चश्मा लग जाता है। स्पेक्चल्स का मतलब चश्मा, और चश्मे आप जानते होंगे वो चश्मा जिसमें फ्रेम वाला होता है, मोटे मोटे फ्रेम लग जाते हैं, तो वो वाला चश्मा उसकी नाक के ऊपर चढ़ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और पाउच का मतलब है चमड़ी लटकी हुई, लटकी हुई जो चमड़ी होती है उसका मतलब है पाउच। पाउच का मतलब क्या बताया मैंने, लटकी हुई चमड़ी, लटकी हुई चमड़ी। और बगल में से, वो भी कैसे है, बगल में से। बगल में से का मतलब यहाँ पर दिया गया है
ऑन साइड, साइड का मतलब बगल में, तो बगल में उसके लटकी हुई चमड़ी दिखती है, यानी कि उसकी चमड़ी जो है वो लटकती रहती है बगल में से। तो इस प्रकार का व्यक्ति होता है कौन? पेंटालून। पेंटालून व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि पेंटालून जो व्यक्ति होता है वो नाक के ऊपर उसके चश्मा होता है और बगल में से उसकी जो चमड़ी है वो लटकती रहती है। आगे बताया जा रही है पेंटालून के बारे में, हिज यूथफुल होज वेल शेव्ड। यूथफुल यानी कि युवा अवस्था की, होज का मतलब है यहाँ पर जुर्राब, और जुर्राब भी कौन सी? कमर से लेकर के घुटनों तक की या नीचे पैरों तक की जो जुर्राब होती है उसको कहा जाता है होज। तो होज का मतलब क्या बताया गया है? जुर्राब। तो उसकी जो होज है, होज भी कौन सी? युवा अवस्था में बचाई गई। वेल शेव्ड, वेल शेव्ड का मतलब है अच्छे से बचाई गई जो युवा अवस्था की जो उसकी जुर्राबें हैं। ए वर्ल्ड टू वाइड, ए वर्ल्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा, टू वाइड, टू वाइड का मतलब चौड़ी हो रह गई, यानी कि युवा अवस्था में उसने जो अच्छे से जुर्राबें बचाई गई थी वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हो गई। किसके लिए? फॉर हिज श्रंक सैंक। श्रंक सैंक का मतलब है सिकुड़ी हुई टांगे। श्रंक का मतलब सिकुड़ी हुई और सैंक का मतलब है टांगे। सैंक का मतलब क्या हो गया? टांगे। तो उसकी सिकुड़ी हुई जो टांगे हैं उनके लिए वो जो युवा अवस्था में उसने जो जुर्राबें बचाई थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी? अब चौड़ी हो गई थी, इतनी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी वो। एंड और हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी भारी जो मर्दाना आवाज़ थी। मैनली वॉइस का मतलब मर्दाना आवाज़, मर्दों जैसी जो उसकी आवाज़ थी वो कैसी हो गई? टर्निंग अगेन, दोबारा से बदल गई किसमें? टुवार्ड चाइल्ड ट्रेबल पाइप, टुवार्ड्स चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब बच्चों की जैसी पतली जो आवाज़ें हैं, बच्चों की जैसी ऊंची पतली आवाज़ें हैं उसमें वो बदल गई। ट्रेबल पाइप का मतलब है ऊंची पतली आवाज़, जो बच्चों की ऊंची पतली आवाज़ें होती हैं उसकी तरह उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी। एंड विसल इन इट साउंड, और उसकी आवाज़ में क्या बजने लग गई थी? यहाँ सीटियाँ। विसल का मतलब क्या होती है? सीटियाँ। तो उसकी आवाज़ में अब जो सीटियाँ हैं वो बजने लग गई थी। तो छठी जो अवस्था आई है उसका नाम है पेंटालून व्यक्ति, यानी कि 6 एज का नाम है। यहाँ पर कहाँ पर चली जाती है 6 एज? पेंटालून पर। और पेंटालून कौन कैसा व्यक्ति होता है? उसके नाक पर चश्मा लगा होता है, इसके अलावा उस बगल में उसकी जो चमड़ी है वो लटकी होती है, और युवा अवस्था में जो उसने जुर्राबें बचाई गई थी वो जुर्राबें अब उसके लिए, उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं। उसकी भारी जो मर्दाना आवाज़ है वो भारी मर्दाना आवाज़ एक बार फिर से बच्चों की जैसी ऊंची पतली आवाज़ हो गई है, और उसकी जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है उसमें बिल्कुल सीटियाँ बजती है। एंड लास्ट स्टेज ऑफ ऑल, और इन सभी की जो अंतिम अवस्था है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल स्टोरी, और जो लास्ट अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? जो इस अजीबोगरीब घटनाक्रम का जो जीवन है, स्ट्रेंज अजीबोगरीब, इवेंटफुल घटना क्या, और स्टोरी का मतलब यहाँ पर है जीवन से। तो ये अजीबोगरीब जो घटनाक्रम का जो जीवन अब तक चल रहा था उसका अंत कर देता है। लास्ट सीन ऑफ द ऑल, इन सभी चीज़ों का सबसे अंतिम जो सीन है वो क्या है कि जो इस अजीबोगरीब घटनाक्रम का जो जीवन है इसको अंत कर देता है, उसका नाम है इज सेकंड चाइल्डनेस, यानी कि दूसरा बचपन। उस अंतिम अवस्था का नाम क्या है? दूसरा बचपन। एंड मेयर ओब्लिविजन, ओब्लिविजन का मतलब होता है विस्मृति, यानी कि भूलना। विस्मृति का मतलब क्या होता है? भूलना। और इस अवस्था को क्या नाम दिया गया है? केवल और केवल विस्मृति की अवस्था। विस्मृति का मतलब भूलने वाली अवस्था है। तो अंतिम जो अवस्था है उसका नाम दिया गया है सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी कि दूसरा बचपन, और साथ ही साथ केवल विस्मृति की स्थिति, यानी कि केवल भूलने वाली वजह। सेंस टीथ, इसमें क्या होता है? व्यक्ति ना बिना दांत के होता है। सेंस आइज, बिना आँखों के होता है। सेंस टेस्ट, उसमें उसके पास कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। सेंस एवरीथिंग, और वह सब कुछ के बिना ही वो व्यक्ति होता है। तो अंतिम जो अवस्था है उसको नाम दिया गया था सेकंड चाइल्डिशनेस एंड अ मेयर ओब्लिविजन, यानी केवल विस्मृति की स्थिति। इसमें व्यक्ति जो होता है बिना दांतों के होता है, बिना आँखों के होता है, बिना स्वाद के होता है, और बिना किसी चीज़ के होता है। तो ये हमारी पोएम थी विलियम शेक्सपियर की। इसमें 7 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो अवस्था है ये है हमारी इन्फेंट की, यानी कि नवजात शिशु की, जिसमें वह दाएं की जो भुजाएं हैं, बाएं हैं, उसमें रोते हुए और उल्टी करते हुए होता है। दूसरी अवस्था शिकायत करता हुआ स्कूल का लड़का, जिसमें अपने थैले के साथ में सुबह के जैसे चमकते हुए चेहरे के साथ
और घोंगे की तरह बिल्कुल रेंगते हुए अनिच्छा से ही स्कूल जाता है। थर्ड अवस्था लवर की है, जिसमें वो गर्म भट्टी के समान आहें भरता है और अपनी प्रेमिका की बहु की प्रशंसा में वो दर्द भरे गीत बनाता है। चौथी अवस्था है सैनिक की अवस्था, जिसमें वो अजीबोगरीब जो संकल्प है वो कर लेता है। साथ ही साथ उसकी जो दाढ़ी होती है वो तेंदुए की जैसी होती है। सम्मान के मामले में बड़ा ईर्ष्यालु होता है और लड़ाई जो झगड़े हैं उनमें वो हमेशा तत्पर रहता है और थोड़ी बहुत जो प्रतिष्ठा है उसकी तलाश करता रहता है, चाहे वो थोड़ी समय के लिए क्यों नहीं हो, और इसके लिए वह तोप के मुंह में भी जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अवस्था, पांचवी अवस्था जस्टिस की, इसमें व्यक्ति जो होता है बिल्कुल गोल मटोल तोंद वाला होता है। अपने उसके पेट में नरचूजों का मांस भरा होता है और उसकी जो आंखें होती है बड़ी कठोर तीक्ष्ण होती हैं और उसकी जो दाढ़ी होती है बिल्कुल औपचारिक रूप से डिजाइन की होती है और वो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता रहता है, आधुनिक उदाहरणों का प्रयोग करता है। इस प्रकार से वो अपना रोल निभाता है। 6 एज जो है वो पेंटालून की है, जिसमें व्यक्ति दुबला पतला होता है, चप्पलें पहना हुआ होता है, उसकी नाक के ऊपर चश्मा होता है, बगल में चमड़ी लटकी हुई होती है और युवा अवस्था में जो उसने जुराबें बचाई हुई थी वो उसके सिकड़े हुई टांगों के लिए बहुत चौड़ी हो गई होती है। उसकी भारी जो मर्दाना आवाज़ है वो बिल्कुल बच्चे की जैसी ऊंची पतली पाइप की जैसी आवाज़ हो गई है और इसके अलावा उसकी जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है उनमें बिल्कुल सीटियाँ बजती है। इसके अलावा अंतिम जो अवस्था है लास्ट सीन इसका क्या है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम जीवन का अंत हो जाता है, वो है उसका दूसरा बचपन और केवल विस्मृति की स्मृति। विस्मृति की स्थिति का मतलब है इसमें व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, बिल्कुल वो ऐसे भूल जाता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, ऐसी स्मृति की आवाज़ चीज़ें रहती हैं। इसमें व्यक्ति बिना दांतों के, बिना आँखों के, बिना स्वाद के, किसी भी चीज़ उसके पास नहीं होती, केवल वो ऊपर जाने की खुराक में होता है, ये मान के चलो। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की हमारी ये पोइम थी वो कंप्लीट हुई। इसमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है हु इज़ कंपेयर्ड विथ ए लेपर्ड, यानी कि तेंदुए के साथ में किसकी तुलना की गई है। तो तेंदुए के साथ में यहाँ पर किसकी तुलना गई है, आप ही बता दे सकते हैं यहाँ पर कि तेंदुए के साथ में क्या किया गया है कि उसकी जो दाढ़ियाँ हैं उसको तेंदुए के साथ में तुलना की गई थी। पहले ही बता दिया कि जो सैनिक होता है वो बड़ी अजीबोगरीब कस्में खाता रहता है और तेंदुए की जैसी उसकी दाढ़ी होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तेंदुए की जैसी दाढ़ी किसकी है, सैनिक की। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स, नर्स का क्या रोल होता है। नर्स की जो भुजाएं होते हैं उन्हीं में एक जो नवजात शिशु होता है वो रोते हुए, म्यूइंग करते हुए और पकिंग करते हुए आता है, ये उसका रोल है। हु साई लाइक ए फर्नेस, गर्म भट्टी की तरह आए कौन भरता है, तो गर्म भट्टी की तरह आए भरता है कौन, एक लवर, एक प्रेमी। एट वाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्स एंड इज नॉट, एक कौन सी एज पर आकर के जो व्यक्ति होता है वो अपनी नाक के ऊपर चश्मा पहनता है, तो ये होती है 6 एज पेंटालून की अवस्था। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंस, कि यहाँ पर जो सेंस यानी कि के बिना इसका दोहरान क्यों किया गया है, कि दोहरान इसलिए किया गया है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसमें मानव अंग के बारे में बताया गया है और जो मानव अंग है वो बिल्कुल एक तरीके से अस्थायी हो जाते हैं, होते तो हैं उसके पास, होते तो हैं ये सारी चीज़ें कि भाई उसके पास दांत तो होते हैं लेकिन वो भी नहीं काम के नहीं होते, इसके अलावा आइज होती है लेकिन वो भी किसी काम के नहीं होती। तो इस प्रकार उनके अस्थायी होने को बताया गया है यहाँ पर। डू यू फाइंड एनी मेलंकली रेफरेंस इन द पोएम, क्या आप इस कविता में कोई भी विषादपूर्ण संदर्भ को पाते हैं। तो विषादपूर्ण संदर्भ इसमें ऐसी है कि वृद्धावस्था में जाकर के व्यक्ति जब कमज़ोर हो जाता है, उसके पास में चश्मा आ जाता है या फिर उसकी टांगड़ी सिकुड़ी सी हो जाती है तो उसके दांत गिरने लग जाते हैं, तब उस समय पर आप ये देख सोचते हैं कि इसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। पिक आउट सिमिली फ्रॉम द पोएम, इसे कविता में से सिमिली को छाट करके लिखे, तो सिमिली के लिए आपको एग्जाम्पल निकालने पड़ेंगे जिसमें लाइक और एज शब्दों को यूज में करके दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है, उन शब्दों को यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, ये हमारी पोएम कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पोएम नेक्स्ट वीडियो में।